हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे एसेट क्लासेस होते हैं जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक हो गया इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में हम किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अगर रिलायंस के मुझे स्टॉक्स खरीदना है, शेयर्स खरीदने हैं, तो हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इसको कहते हैं इक्विटी या कैश मार्केट। अगर मुझे सिल्वर खरीदना है या गोल्ड खरीदना है तो मैं जा सकता हूँ कमोडिटी में, कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकता हूँ, जिसमें मुझे अलग अलग टाइप्स की जो कमोडिटीज़ है, सिल्वर, गोल्ड, कॉटन, उसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और तीसरा होता है कि डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव्स मार्केट में एक्चुअल में कोई फिजिकल चीज़ को ट्रेड नहीं किया जाता है, उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करते हैं। और कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स? तो दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। उसको पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है एक, और दूसरा होता है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली आज हम ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, जो डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड होते हैं, उसके बारे में सब कुछ समझने वाले हैं। उससे रिलेटेड जो जो कंसेप्ट है, ऑप्शन बायर सेलर या प्रीमियम्स का हो गया, एक्सपायरी हो गया, इन द मनी आउट ऑफ द मनी जैसे कंसेप्ट है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, एक्चुअल ट्रेडिंग कैसे होता है, थियरी से वो डिफरेंट कैसे होता है, और फिजिकल सेटलमेंट क्या होता है, और अलग अलग जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। और ये सब हम समझने वाले एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे कि आपको बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे। तो हम इस एग्जाम्पल में दो व्यक्तियों को बारे में, दो व्यक्तियों में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बेसिस पे हम सारे कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो पहला बंदा हमारा जो है वो है ऑप्शन बायर और दूसरा है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर को 1 किलो शक्कर खरीदना है और ऑप्शन सेलर जो है वो शक्कर बेचने वाला बंदा है। तो बेसिकली अभी हम देखेंगे कि ऑप्शन बायर को 1 किलो शक्कर तो खरीदना है, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए तो आप ऑप्शन के सारी थ्योरी को आसानी से समझ जाएंगे। तो ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई मुझे 1 किलो शक्कर खरीदना है, मुझे आपसे 1 किलो शक्कर खरीदना है। आज का दिन है 1 में और मुझे 2 महीने बाद में आपसे 1 किलो शक्कर खरीदना है, मतलब जून 30 को मैं आपसे 1 किलो शक्कर खरीदूंगा। लेकिन 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 मैं आपसे 1 किलो शक्कर खरीदूंगा आज के भाव पे, मतलब 30 जून को मैं आपसे 1 किलो शक्कर खरीदूंगा, और वो भी आज के भाव पे। आज का दिन है 1 में। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जस्ट सपोज करेंगे कि शक्कर 1 मई को 100 रुपए की पर किलो ट्रेड कर रही है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे कि शक्कर जो है वो 100 रुपये किलो अभी 1 मई को है। तो ऑप्शन बायर जो ऑप्शन सेलर को कहता है कि मैं 30 जून को आपसे 1 किलो शक्कर खरीदूंगा, और वो भी आज के, मतलब 100 रुपये पर किलो के हिसाब से मैं आपसे 30 जून को 1 किलो शक्कर खरीदूंगा। तो ऑप्शन सेलर कहता है भाई अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक कंडीशन जो ऑप्शन बायर कहता है कि मेरे पे ये बाइंडिंग नहीं है कि मैं आपसे खरीदूंगा ही, लेकिन आप पे ये बाइंडिंग है कि आपको मुझे बेचना ही पड़ेगा। अगर मुझे खरीदना है तो आपके पर ये बाइंडिंग है कि आपको मुझे बेचना ही पड़ेगा। तो राइट टू बाय, ये राइट टू बाय जो है, मतलब जो ऑप्शन बायर जो है वो ऑप्शन सेलर से राइट चाहता है कि अगर मेरी इच्छा है तो मैं आपसे 1 किलो शक्कर खरीद सकता हूँ 100 रुपये के दाम पे, मतलब आज के दिन जो भाव चल रहे हैं उसके उस दाम पे मैं आपसे 1 किलो शक्कर खरीदूंगा। और इसके लिए मैं आपको एक टोकन दूंगा, टोकन मतलब थोड़ा अमाउंट दे दूंगा, जिससे कि आप मुझे ये राइट दे दो। तो ऑप्शन सेलर कहता है ठीक है भाई। तो ऑप्शन बायर 10 रुपये ऑप्शन सेलर को दे देता है एज अ टोकन। ये जो 10 रुपये है इसको हम कहते हैं प्रीमियम। बेसिकली क्या है कि राइट टू बाय, मतलब ऑप्शन बायर एक राइट चाहता है कि उसको शक्कर खरीदना है ऑप्शन सेलर से आज के भाव में। तो इस वजह से ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को 10 रुपये दे देता है एज अ प्रीमियम। ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को 10 रुपये दे देता है, और 30 जून को वो अभी ऑप्शन सेलर के 1 किलो शक्कर खरीद सकता है, उसकी मर्जी है। तो अभी पॉसिबिलिटी क्या है, 30 जून को एक तो शक्कर का कीमत 100 रुपये से ऊपर हो सकता है, या 100 रुपये हो सकता है, या 100 रुपये से नीचे हो सकता है। अगर सपोज करो कि 100 रुपये से ऊपर है, मतलब अगर शक्कर का कीमत 30 जून को 150 रुपये, और ऑप्शन बायर जाता है ऑप्शन सेलर के पास में और कहता है कि भाई मार्केट में तो 150 रुपये पर किलो चल रहा है शक्कर, लेकिन मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 मई को, तो मुझे आपसे शक्कर चाहिए 100 रुपये में। और सेलर ने 10 रुपये लेके ये राइट उसको दिया था कि वो उसको 30 जून को 1 किलो शक्कर देगा।
तो अभी क्या हो गया, 150 रुपए पर किलो जो शक्कर जो बाहर चल रही है वो ऑप्शन बायर को 100 रुपए में मिल गई। तो ऑप्शन बायर का 50 रुपए का फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने ये कॉन्ट्रैक्ट पहले ही फर्स्ट में को कर लिया था ऑप्शन सेलर के साथ में। तो इस वजह से अभी 50 रुपए का फायदा हो गया, लेकिन उसने 10 रुपए का प्रीमियम दिया था। मतलब अभी उसने 100 रुपए में शक्कर खरीदी, पहले उसने 10 रुपए दिए थे एज ए टोकन, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। तो ऑप्शन बायर को लगे 110 रुपए, और जो मार्केट में शक्कर 30 जून को जो मिल रही थी 150 में, उसने 110 रुपए में इफेक्टिवली वो खरीद लिए। तो इसे कहते हैं कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मतलब राइट टू बाय, खरीदना। राइट टू बाय मतलब मैं आपसे बाद में फ्यूचर में कभी तो भी आपसे कोई कमोडिटी या कोई चीज खरीदूंगा, तो आप मुझे मना नहीं कर सकते, आप मुझे मना नहीं कर सकते। और आप मना नहीं करेंगे इसके लिए मैं आपको आज ही कुछ टोकन या प्रीमियम दे दूंगा, तो आप मुझे मना नहीं कर सकते। लेकिन मैं मना कर सकता हूं। सपोज करो कि अगर शक्कर की कीमत 30 जून को अगर 100 रुपए से कम हो गई, 50 रुपए हो गए, तो बाहर के मार्केट में 50 रुपए में शक्कर मिल रही है, तो ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर के पास जाएगा ही नहीं 100 रुपए में खरीदने के लिए। तो ऑप्शन बायर का फायदा कब है? जब मार्केट ऊपर जाएगा। जहां पे जिस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है ऑप्शन सेलर के साथ में, उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर अगर मार्केट जाता है तब ऑप्शन बायर को प्रॉफिट मिलता है। अगर शक्कर 150 रुपए हो गए तो ऑप्शन बायर को 40 रुपए मिलता है, 10 रुपए प्रीमियम और 100 रुपए की शक्कर। अगर मार्केट 200 रुपए पे चला जाता है तो ऑप्शन बायर को 90 रुपए का फायदा होता है। तो जितना मार्केट ऊपर जाता है उतना ज्यादा फायदा होता है ऑप्शन बायर को। तो ये जो 100 रुपए है इसे हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हमने ऑप्शन बायर ने ऑप्शन सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। प्रीमियम क्या होता है? जो टोकन देता है। टोकन क्यों दिया जाता है? राइट टू बाय, मतलब उसमें बाइंडिंग आ जाता है सेलर को कि उसको सेल करना ही पड़ेगा। सेलर को वो जो ऑप्शन बायर अगर आएगा 30 जून को खरीदने के लिए तो उस पर बाइंडिंग है, उसको देना ही पड़ेगा। और ये इंश्योर करता है स्टॉक मार्केट में जो ये होते हैं स्टॉक मार्केट, ये इंश्योर करता है कि ऑप्शन बायर को फिजिकल डिलीवरी देना ही पड़ता है किसी भी चीज का। उसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉल ऑप्शन में राइट टू बाय हम खरीदते हैं और उसके बदले में हम प्रीमियम देते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो 10 रुपए है ये प्रीमियम है, और जो राइट टू बाय है मतलब ऑप्शन बायर की इच्छा होगी तो वो खरीद भी सकता है, उसकी नई इच्छा नहीं भी होगी तो वो छोड़ भी सकता है। तो इसे कहते हैं राइट टू बाय और इसे कहते हैं कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन में ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कब होता है? जब मार्केट ऊपर जाता है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो वो उसमें उसका कोई फायदा नहीं होता है, उसमें उसका ऑप्शन बायर का लॉस हो जाता है, क्योंकि उसने पहले ही प्रीमियम दे चुका है, तो उसमें उसको प्रीमियम का लॉस हो जाता है। तो ये था कॉल ऑप्शन के बारे में। अभी हम समझेंगे कुछ और कंसेप्ट्स के बारे में। हमने समझ लिया प्रीमियम के बारे में, हम एक्सपायरी के बारे में समझेंगे। जो पीरियड फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड होता है, अगर समझो फॉर एग्जांपल 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है या 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है या 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है या 1 वीक का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको कहते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट दिन होता है उसको कहते हैं एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन ये कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपायरी के दिन तक वो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो खत्म हो जाता है। तो एक्सपायरी दिन तक, एक्सपायरी मतलब लास्ट डे, जिस दिन तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में। ऑप्शन सेलर इज बाइंडेड, मतलब ऑप्शन सेलर को टोकन, अगर ऑप्शन बायर को सामान देना ही पड़ेगा अगर ऑप्शन बायर चाहता है तो इसको कहते हैं एक्सपायरी। इन द मनी का मतलब क्या होता है कि जो स्ट्राइक प्राइस है जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब यहाँ इस केस में 100 रुपए, तो उससे कहते हैं उसके ऊपर अगर मार्केट हो गया तो वो इन द मनी हो गया। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपए का है शक्कर, अभी शक्कर 100 रुपए पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, 30 जून को 100 रुपए वो खरीदने वाला है, तो मार्केट अगर अब सपोज करो 120 रुपए पे है, तो 20 रुपए का प्रॉफिट तो उसको ऑलरेडी ही चल रहा है ऑप्शन बायर का। मतलब बाहर के मार्केट में उसको 120 रुपए में शक्कर खरीदनी पड़ रही है, वो शक्कर वो ऑप्शन सेलर से 20 रुपए मतलब 100 रुपए में खरीद सकता है, तो 20 रुपए का प्रॉफिट उसको चल रहा है। इसको कहते हैं इन द मनी। इन द मनी, इन द मनी का मतलब क्या है कि ऑप्शन बायर का प्रॉफिट हो रहा है और मार्केट जो स्ट्राइक प्राइस है उससे ऊपर है, तो इसको कहते हैं इन द मनी। आउट ऑफ द मनी का क्या मतलब है कि मार्केट फॉर एग्जांपल 99 रुपीज पे चल रहा है, शक्कर की प्राइस अगर है 1 महीने बाद में, मतलब 30 मई को अगर शक्कर की प्राइस चल रही है 99 रुपीज, तो इसने किया है 100 रुपए पे कॉन्ट्रैक्ट, तो
बाहर के मार्केट में 99 रुपीज़ में मिल रही है तो वो ऑप्शन सेलर से क्यों खरीदेगा 100 रुपीज़ में? तो वो नहीं खरीदेगा। तो अगर मार्केट स्ट्राइक प्राइस से नीचे हो, मतलब 100 रुपये से अगर मार्केट नीचे है, तो अपने इस जो राइट टू बाय है जो ऑप्शन बायर के पास है, उसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको एक्सरसाइज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इस वजह से ऑप्शन बायर को उसमें कुछ फायदा नहीं होता है, बल्कि लॉस होता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी प्रीमियम दे चुका है। तो इसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी में उसको कोई फायदा नहीं होता है। एट द मनी मतलब उसके एकदम करीब है, मतलब 99 हो गया या 101 हो गया। तो एट द मनी का जो कंसेप्ट है ना, वो बेसिकली क्या है कि एक करीब जो स्ट्राइक प्राइस होता है जहाँ जिस पे ट्रेड हो चुका है ना, उसको एट द मनी कहा जाता है। तो इस तरीके से इन द मनी हो गया आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी क्या होता है कि अगर दूर का, मतलब अगर 50 रुपए में अगर शक्कर ट्रेड कर रही है, हमने ट्रेड मतलब स्ट्राइक प्राइस जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 100 रुपए और शक्कर ट्रेड कर रही है 50 रुपए, तो इसको कहते हैं फार आउट ऑफ द मनी। अगर 70 रुपए का ट्रेड हो रही है तो आउट ऑफ द मनी। तो इस तरीके से हम इसको कंसिडर करते हैं। आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या है कि अभी ऑप्शन बायर ने अगर एक्सरसाइज कर लिया उसका राइट टू बाय, तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है ऑप्शन बायर को। इसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी। एट द मनी मतलब उसी स्ट्राइक प्राइस के आसपास वैल्यू खेल रही है, मतलब 98, 99 या 101, 102, तो इसको कहते हैं एट द मनी। तो जिस तरीके से कॉल ऑप्शन राइट टू बाय है, उसी तरीके से पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल। समझ में आ रही है बात? ऑप्शन बायर जो है अगर राइट टू बाय लेता है, मतलब ऑप्शन सेलर से वो अगर 1 किलो शक्कर खरीदना चाहता है, तो उसको कहते हैं राइट टू बाय, मतलब वो उससे एक्सपायरी के दिन खरीदने वाला है, तो उसको कहते हैं कॉल ऑप्शन। तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया? पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन मतलब वो एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सेलर को कोई माल बेचेगा, मतलब 1 किलो शक्कर देगा। समझ में आ रही है बात? देखो, ऑप्शन बायर और सेलर में डिफरेंस क्या है? ऑप्शन बायर जो है वो हमेशा प्रीमियम ऑप्शन सेलर को देता है, हमेशा। ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को प्रीमियम देता है और ऑप्शन सेलर जो है वो हमेशा प्रीमियम लेने वाला होता है। ऑप्शन सेलर कभी प्रीमियम नहीं देता है। कॉल ऑप्शन में राइट टू बाय होता है और पुट ऑप्शन में राइट टू सेल होता है। मतलब मैं एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सेलर को 1 किलो शक्कर सेल करूंगा, इसका मुझे राइट चाहिए, तो उस वजह से मैं ऑप्शन सेलर को प्रीमियम दूंगा। यह कहता है ऑप्शन बायर और उसे कहते हैं पुट ऑप्शन। समझ में आ गई बात? ऑप्शन बाइंग में राइट टू बाय होता है कॉल ऑप्शन में, और राइट टू सेल होता है पुट ऑप्शन में। तो ये डिफरेंस होता है, बाकी का सारा कंसेप्ट सेम हो जाता है। लेकिन अब पुट ऑप्शन में प्रॉफिट कब होगा? अगर मैं एक किलो शक्कर ऑप्शन सेलर को 30 जून को सेल करने वाला हूं, तो अगर मार्केट नीचे चला गया तो मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि मार्केट में 50 रुपए में बेचना पड़ रहा है, तो मैं उसको एक्सपायरी के दिन 100 रुपए में बेच सकता हूं, तो इसमें मेरे को प्रॉफिट मिल गया। समझ में आ रही है बात? तो मतलब ऑप्शन सेलर को ये बाइंडिंग है, उसको मेरे से खरीदना ही पड़ेगा। अगर मुझे उसको बेचना है तो उसको मेरे से खरीदना ही पड़ेगा एक्सपायरी के दिन, क्योंकि उसके लिए मैंने उसको ऑलरेडी प्रीमियम दे दिया है और उससे ये राइट खरीद लिया है कि वो मुझसे ही खरीदेगा 1 किलो शक्कर। तो एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट नीचे जाता है, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपए पे बना है, 100 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पे बना है, और एक्सपायरी के दिन अगर शक्कर 50 रुपए में है, तो बाहर मेरे को 50 रुपए में सेल करनी पड़ रही है और मैं ऑप्शन सेलर को वो 100 रुपए में सेल कर रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट है। मतलब पुट ऑप्शन में क्या होना चाहिए? मार्केट स्ट्राइक प्राइस के नीचे होना चाहिए, तो हमारा फायदा है। अगर मार्केट ऊपर हो गया, 100 रुपए के ऊपर 120 रुपए में है, तो मैं ऑप्शन सेलर को 100 रुपए में क्यों सेल करूंगा? मैं बाहर के मार्केट में 120 में सेल कर दूंगा। तो मार्केट अगर ऊपर चला गया तो मेरा लॉस है, ऑप्शन बायर का लॉस हो जाता है। तो इन द मनी का क्या होगा? जब स्ट्राइक प्राइस के नीचे है मार्केट, तो वो हो गया इन द मनी, और अगर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है तो वो हो गया आउट ऑफ द मनी फॉर पुट ऑप्शन, क्योंकि मुझे बेचना है। तो अगर नॉर्मल मार्केट में अगर मेरे को 50 में बेचना पड़ रहा है, तो मेरे को अगर सेलर को मैं 100 रुपए में बेच रहा हूं, तो मेरे को 50 रुपए का फायदा हो रहा है, माइनस प्रीमियम जो मैंने 10 रुपए का पहले दे दिया था उससे राइट खरीदने के लिए, उसको बेचने का जो राइट है वो खरीदने के लिए मैंने उसको प्रीमियम दे दिया। तो इस वजह से बाहर के मार्केट में कम दाम में बेचने से अच्छा है मैं ऑप्शन सेलर को ही बेच दूं बड़े दाम में। तो इस वजह से पुट ऑप्शन में अगर मार्केट स्ट्राइक प्राइस के नीचे जाता है तो हमको फायदा है। तो ये था पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन के बारे में। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कॉल ऑप्शन अगर आपने कभी ट्रेडिंग किया होगा तो कॉल ऑप्शन को CE लिखा जाता है और पुट ऑप्शन को PE लिखा जाता है। समझ में आ रही है बात? आपने देखा होगा कॉल ऑप्शन को CE लिखा जाता है और पुट ऑप्शन को PE लिखा जाता है।
तो एक्चुअल में अगर आप देखें तो पुट ऑप्शन को पीओ लिखना चाहिए ना, और कॉल ऑप्शन को सीओ लिखना चाहिए, लेकिन ये पीई क्या होता है और पीई और सीई क्यों होता है, ये ई क्या है? तो ये एक्चुअली है यूरोपियन ऑप्शंस। दो टाइप का ऑप्शंस होता है, एक होता है अमेरिकन ऑप्शंस और एक होता है यूरोपियन ऑप्शंस। तो इसमें डिफरेंस क्या है, यूरोपियन और अमेरिकन ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है कि अमेरिकन ऑप्शंस आप कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब आप कभी भी फिजिकल सेटलमेंट ले सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक्सपायरी है जून 30 को, तो मुझे जून 30 तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकता हूँ एक्सपायरी के दिन ही। अगर सपोज कर लो कि मैंने आज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है 100 रुपए पे, कि मैं आपसे 1 किलो शक्कर खरीदूंगा 100 रुपए पे 30 जून को, तो मैं 30 जून को ही खरीद सकता हूं। लेकिन अमेरिकन कॉल ऑप्शन में आप कभी भी खरीद सकते हो, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट आपके दोनों के बीच में है तो कभी भी आप खरीद सकते हो। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 2 दिन बाद तुरंत ही 100 रुपए की शक्कर 200 रुपए हो गई, तो मैं 2 दिन में उसको खरीद सकता हूं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है यूरोपियन ऑप्शंस में। यूरोपियन ऑप्शंस में आप तभी फिजिकल सेटलमेंट ले सकते हैं जब एक्सपायरी का दिन हो, उससे पहले आप अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप नहीं खरीद सकते या नहीं बेच सकते, खरीद नहीं सकते कॉल ऑप्शन के लिए और बेच नहीं सकते पुट ऑप्शन के लिए यूरोपियन कॉल ऑप्शंस में। अमेरिकन ऑप्शंस में आप कभी भी, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, जितना उस कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन है, मगर फॉर एग्जांपल अगर 2 महीना है और 2 दिन में ही आपका ऑप्शन जो है इन द मनी हो गया, तो आप तभी उसको आपके राइट को एक्सरसाइज करके आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन यूरोपियन ऑप्शन में आप ये नहीं कर सकते। तो जो फिजिकल सेटलमेंट है, फिजिकल सेटलमेंट मतलब एक्चुअल में उससे मैं शक्कर खरीद लेता हूँ, 1 किलो शक्कर मैंने उससे एक्चुअल में खरीद लिया 30 जून को या उससे पहले अमेरिकन ऑप्शन के लिए, तो उसको कहते हैं फिजिकल सेटलमेंट। तो ये था बेसिकली फिजिकल सेटलमेंट के बारे में और अमेरिकन कॉल ऑप्शंस और यूरोपियन कॉल ऑप्शंस के डिफरेंस में। तो जब भी आप अगर सीई देख रहे हो तो ये है यूरोपियन कॉल ऑप्शंस या यूरोपियन पुट ऑप्शंस। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इसीलिए हम सी और पी लिखते हैं। तो बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी ओ होना चाहिए, तो आपको ये ध्यान में रखना है ये ई जो है ये यूरोपियन ऑप्शंस के बारे में इंडिकेट करता है। और एक हम चीज देखेंगे कि ऑप्शन बायर का रिस्क रिवॉर्ड क्या है और ऑप्शन सेलर का रिस्क रिवॉर्ड क्या है। अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग कर रही होगी ना, तो आपको तो वो कंप्लीटली डिफरेंट है। जो ये थियरी अभी हमने समझी है ना, और उससे ऑप्शन ट्रेडिंग जो एक्चुअल में होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बेसिकली जो एक्चुअल में अगर फॉर एग्जांपल आपने बैंक निफ्टी को ऑप्शन आज खरीद लिया और थर्सडे को एक्सपायरी है, तो बेसिकली क्या है कि आप प्रीमियम ट्रेड कर रहे हैं। मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल 40,500 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया, तो और आपने खरीद लिया वो 500 रुपए में, तो हर मूवमेंट को बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसके उस प्रीमियम्स में कम ज्यादा होते रहता है। मतलब अगर 500 का है तो 2 सेकेंड बाद वो 504 का हो जाता है, 10 मिनट बाद में वो 540 का हो गया, और उसके बाद में 15 मिनट बाद में वो 440 का हो गया। तो एक जो प्रीमियम में फ्लक्चुएशंस होता रहता है, वो हर मूवमेंट को प्रीमियम्स बढ़ते रहते हैं या कम होते रहते हैं बेस्ड ऑन मार्केट डायरेक्शन, मार्केट वोलेटिलिटी, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ट्रेड्स, ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग में जितना वोलेटिलिटी है, ट्रेडिंग का डायरेक्शन क्या चल रहा है, और टाइम टू एक्सपायरी। तो ये सब चीज़ों की वजह से हर मोमेंट में प्रीमियम्स में चेंज होता है और ये प्रीमियम्स को ट्रेड करा जाता है। मतलब जो फिजिकल डिलीवरी, मतलब फिजिकल सेटलमेंट जो होता है वो एक्चुअल में आप इंडेक्स ऑप्शंस में होता ही नहीं है। इंडियन में अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी की मैं बात करूं तो फिजिकल सेटलमेंट होता ही नहीं है, सिर्फ प्रीमियम्स में ट्रेड होता है। मतलब ये सिर्फ स्पेकुलेट किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो हम कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो हम पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। तो बेसिकली इसमें कोई फिजिकल चीज को ट्रेड नहीं होता है, ये सिर्फ ऑप्शंस में स्पेकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। तो हाँ, लेकिन अगर आप रिलायंस के अगर कॉल ऑप्शन खरीदने की सोच रहे हैं तो एक्चुअल में आपको डिलीवरी मिलता है, एक्चुअल में आपको रिलायंस के शेयर्स मिलते हैं या आपको शेयर्स बेचने पड़ते हैं। अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा हो रिलायंस का और मार्केट अगर आपने 1200 का कॉल ऑप्शन खरीदा हो और उसका एक्सपायरी के दिन 1400 हो गया, तो आप एक्चुअल में 1200 के भाव में रिलायंस के शेयर खरीद सकते हैं ऑप्शन सेलर को, ऑप्शन सेलर मतलब ऑप्शन सेलर से, और ऑप्शन सेलर को आपको रिलायंस के शेयर देने पड़ते हैं। तो इसी वजह से अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो और आपको फिजिकल डिलीवरी नहीं चाहिए, तो एक्सपायरी के दिन आप 2:45 से पहले ही अपने सारे पोजीशन को कट ऑफ कर दो। नहीं तो अगर आपने ट्रेड में रुक गए
तो हो सकता है कि आपको फिजिकल डिलीवरी लेना पड़े या देना पड़े। तो इस वजह से स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते समय आपको बहुत ध्यान में रखना है कि एक्सपायरी के दिन 230 या 245 के बाद में कोई भी ऑप्शंस को रखना नहीं है, नहीं तो आपको फिजिकल डिलीवरी देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। तो हाँ, लेकिन अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में कर रहे हो ट्रेडिंग तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं देना पड़ता है, कोई सेटलमेंट वगैरह कुछ नहीं होता है। तो आप बैंक निफ्टी को 310 तक भी ट्रेड कर सकते हो। तो बेसिकली इंडेक्स ऑप्शन थोड़ा सेफ होता है कंपेयर टू स्टॉक ऑप्शंस। तो एक चीज़ जो अभी हम ना और डिटेल में देखना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी का जो ट्रेडिंग होता है, फॉर एग्जांपल इंडेक्स ऑप्शंस जो है, मतलब बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया या फिन निफ्टी हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम्स को ट्रेड करा जाता है। और प्रीमियम्स को ट्रेड इसलिए किया जाता है क्योंकि और उसमें बहुत अच्छा वोलेटिलिटी मिलता है, इस वजह से उसमें सिर्फ प्रीमियम्स भी ट्रेड करके बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि ऑप्शंस को कहा जाता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा रिस्की समझा जाता है और ये स्पेकुलेटिव बिजनेस को, इसको एक स्पेकुलेटिव बिजनेस की तरह ट्रेड करना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको एक स्पेकुलेटिव बिजनेस की तरह ट्रेड करती है और ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो आपको हमेशा ऑप्शन में ट्रेडिंग करने से पहले बहुत ज़्यादा स्टडी करना चाहिए। डायरेक्ट आपने सिर्फ खरीद लिया ऑप्शन, ऊपर गया तो पैसा मिल गया, नीचे गया तो लॉस हो गया कॉल ऑप्शन खरीदने बाद में, तो इस तरीके से आपको ट्रेड नहीं करना है। बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपका होना चाहिए, उसके बाद में ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये एक सजेशन की तरह मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में हमने एक ये जो बेसिक चीज़ें थी उसको हमने कंसिडर किया। एक जो लास्ट पॉइंट अभी रह गया है वो है ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर का रिस्क रिवॉर्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन बायर का जो रिस्क होता है ना वो लिमिटेड होता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने कॉल ऑप्शन खरीद लिया 500 रुपये में, तो मेरा रिस्क कितना है 500 इंटू क्वान्टिटी, जितना भी मैंने प्रीमियम खरीदा है और जितना मैंने उसका क्वांटिटी खरीदा है उतना मेरा रिस्क होता है, वो होता है लिमिटेड। मतलब अगर 500 का ऑप्शन मैंने खरीदा है तो मैक्सिमम वो एक्सपायरी के दिन हो जाता है 0 रुपीज़ का, तो मेरा लॉस कितना हो गया 500 रुपए का। तो मेरा लॉस ऑलरेडी फिक्स्ड है, फिक्स्ड कितना है, मैक्सिमम लॉस मेरा 500 का हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सेलर का जो लॉस है वो इनफाइनाइट हो सकता है। मतलब अगर 500 का मैंने खरीदा है बैंक निफ्टी का ये, और वो अगर 10,000 पे चला गया, मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन तो उसका लॉस हो गया 9,500 रुपए का ऑप्शन सेलर का। तो ऑप्शन सेलर का जो लॉस है थियोरेटिकली वो इनफाइनाइट है, ऑप्शन बायर का जो लॉस है वो लिमिटेड है। लिमिटेड कितना है, जितना उसने प्रीमियम दिया है उतना ही उसका लॉस है। मतलब अगर मैंने शक्कर खरीदी नहीं ऑप्शन सेलर से 100 रुपए में, तो मेरा लॉस कितना है 10 रुपए का, जितना मैंने प्रीमियम दिया है उतना ही मेरा लॉस है। लेकिन अगर आप ध्यान में दो, अगर 100 रुपए का शक्कर मैंने उससे खरीदा, लेकिन मार्केट में अगर शक्कर बेचे जा रही है 10,000 रुपए में, तो उसका लॉस हो गया 9,900 रुपए का। मैंने ऑप्शन सेलर से शक्कर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब कॉल ऑप्शन का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया ऑप्शन सेलर के साथ में 100 रुपए का, और वो मैं खरीदने वाला हूँ 30 जून का एक्सपायरी का। और उसी दिन अगर मार्केट में कोई इंटरनेशनल में कुछ न्यूज़ आ गया, कुछ हो गया, वॉर हो गया और शक्कर की कीमत बढ़ गई, अगर 10,000 रुपए हो गई, तो ऑप्शन सेलर को मुझे बेचनी पड़ रही है 100 रुपए में और बाहर के मार्केट में बेची जा रही है 10,000 रुपए में। तो इतना बड़ा लॉस हो गया ऑप्शन सेलर का। तो ऑप्शन सेलर का जो लॉस होता है वो हमेशा इनफाइनाइट होता है, और ऑप्शन बायर का जो लॉस होता है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। तो आप पूछेंगे तो हर लोग तो ऑप्शन बाइंग ही करेंगे, ऑप्शन सेलिंग कोई करेगा ही नहीं। तो इसमें आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि फॉर 70 to 80% ऑफ टाइम ऑप्शन बायर का जो प्रीमियम है वो वेस्ट हो जाता है, मतलब आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो जाता है। ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आउट ऑफ द मनी रह जाते हैं और प्रीमियम चला जाता है। तो ऑप्शन सेलर जो है उसका जो जीतने का प्रोबेबिलिटी है वो 70 to 80% है। और इसी वजह से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास बहुत करोड़ों में पैसा है वो ऑप्शन सेलर होते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वो ऑप्शन बायर होते हैं। जैसे हमारे जैसे लोग, एक ऑप्शन को बाय करने के लिए अगर आप 10,000 में बाय कर सकते हो, तो उसको अगर आपको सेल करना है तो आपको मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि इनफाइनाइट लॉस है। तो आपको उस लॉस को कवर करने के लिए कुछ मार्जिन रखना पड़ता है अपने ब्रोकर के साथ। और इसीलिए आपको अगर बाय करना है 10,000 रुपए में, बाय करने के लिए अगर आपको 10,000 रुपए लग रहे हैं, तो सेल करने के लिए आपको लगेंगे 2 लाख 3 लाख रुपए। तो इस वजह से ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाते हैं रिटेलर लोग, और ऑप्शन बाइंग करते हैं रिटेलर्स और ऑप्शन सेलिंग करते हैं इंस्टीट्यूशंस, ऐसा कहा जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड लॉस है, ऑप्शन सेलिंग में इनफाइनाइट लॉस है।
ऑप्शन बाइंग मैक्सिमम टाइम हारता है, ऑप्शन सेलर मैक्सिमम टाइम जीतता है। तो ये दोनों चीज़ का बैलेंस हमेशा करना पड़ता है, और इसीलिए ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। ऑप्शन बायर को मोमेंटम चाहिए, बहुत फास्ट मूवमेंट हो गया तो ही प्रीमियम्स बहुत तेज बढ़ते हैं। क्यों? वोलेटिलिटी बढ़ता है तो प्रीमियम्स बहुत तुरंत बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलर को चाहिए टाइम डीके, मतलब जितना, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट अगर 40,000 रुपये है, हमने 40,000 रुपये अगर कॉन्ट्रैक्ट किया ऑप्शन सेलर के साथ और एक्सपायरी के दिन भी मार्केट 40,000 रुपये ही है, मार्केट ऊपर भी नहीं गया और नीचे भी नहीं गया, फिर भी हमारा लॉस हो जाता है। जो प्रीमियम हमने दे दिया है वो तो गया सेलर के पास में, क्योंकि वो इन द मनी नहीं हुआ, तो वो जो प्रीमियम हमने दिया था वो जीरो हो गया। अब मतलब 500 रुपये का हमने बैंक निफ्टी खरीदा था, तो अब वो उसका प्राइस हो गया एक्सपायरी के दिन जीरो, तो हमारे 500 रुपये चले गए। तो मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं भी हुआ या मार्केट में मूवमेंट हो गया हमारे डायरेक्शन में, लेकिन वो बहुत स्लो हो गया, फिर भी हम लॉस में चले जाते हैं। तो टाइम जो है वो ऑप्शन सेलर के साथ में होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है हमारे प्रीमियम्स घटते जाते हैं, घटते जाते हैं, घटते जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ऑप्शन बायर को जीतना होगा तो उसको टाइम चाहिए, उसको मोमेंटम चाहिए, उसको स्पीड चाहिए, उसको फास्ट मोमेंटम चाहिए, वोलेटिलिटी चाहिए। ऑप्शन सेलर को टाइम थीटा डीके चाहिए, मतलब जितना ज़्यादा वो कम से कम मूवमेंट हो, कम से कम वोलेटिलिटी रहे, तब ऑप्शन सेलर को फायदा होता है। ऑप्शन सेलर को अपने पोजीशंस बिल्ड करना पड़ता है और वो अपने पोजीशन को होल्ड करते रहता है, पूरा दिन अपने पोजीशन को होल्ड करता है। ऑप्शन बायर जो होता है वो अपने पोजीशंस को होल्ड नहीं करता है, तुरंत जितना मिल जाता है उतना लेता है और निकल जाता है। तो ये डिफरेंस होता है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हमने जो कंसेप्ट सीखे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई कंसेप्ट के बारे में कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में अगर ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर उसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले दिनों में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो वेट करिए हमारे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।